हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन का सीडीपी। ठीक है, सीटेट पेपर वन का सीडीपी पढ़ेंगे, जो कि वर्ष आपका 28 दिसंबर 2021 को पूछा गया था आपका परीक्षा में। सीडीपी का प्रश्न पत्र बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, देख सकते हैं। और यह कब प्रश्न पूछा गया था? आपका 28 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर वन में यह प्रश्न पूछा गया था आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाइए लगातार। मैं कहता हूँ 100% आप सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन का आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अपने आप को जांचना है कि हम कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं, क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। कुछ नहीं, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। आपका इसी में से शब्द को बनाकर पूछा जाता है और कहीं से कुछ क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीटेशन कर देता है और उसी क्वेश्चन में से घुमा कर पूछ दिया जाता है। नया क्वेश्चन को बना करके पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको उसमें शब्द को चुन करके छांट करके वही नया क्वेश्चन को बना देता है और कहीं अलग से क्वेश्चन आता नहीं है। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को लगाइए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप सीटेट की एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम आपके लिए दोस्तों 2011 से, ठीक है, जब से सीटेट की एग्ज़ाम शुरुआत हुआ है 2011 से लेकर 2024 तक, अब तक जितने भी सीटेट की परीक्षा हुआ है, ठीक है, जितने भी वर्ष में जितने भी डेट में एग्ज़ाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, आज मेरा शुरुआत होगी 28 दिसंबर 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर वन में सीडीपी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं सीडीपी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है आपको। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? तो विकास की यह कौन सा सिद्धांत है जिसमें शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? शरीर के मध्य से शुरुआत होकर के शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है विकास की कौन सा सिद्धांत है? तो यह आपका विकास का अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अधोगामी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उसका व्यवहार जो है प्राथमिक सामाजिकरण को दोहराती है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 प्राथमिक सामाजिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? बताइए इसका राइट आंसर।
तो यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण के जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नैतिक विकास। कौन सी नैतिक विकास की अवस्था में है वह? तो ये आपका यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण के विकास की अवस्था में है। टीट फॉर टैट, आपने मेरा कलम तोड़ दिया, मैंने आपका किताब फाड़ दिया, ठीक है। तो टीट फॉर टैट यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण की अवस्था में है, ठीक है। यानी उसने क्या किया, कलम तोड़ दिया। तो उसके बदले में अनीता ने क्या किया, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का क्या किया, भोजन खा लिया, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो वह आपका यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण के अवस्था पर है। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनीता ने कलम ले लिया तो रश्मि ने क्या किया, उसका भोजन खा लिया। यानी टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आपने मेरा कलम लिया तो मैंने आपका भोजन खा लिया, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो यह आपका यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण की अवस्था पर है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता क्या कहलाता है आपका, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। तो उसकी यह क्षमता सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता कि लय वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में तो कुछ ऊपर है, ठीक है। लय वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है, कुछ ऊपर है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कुछ ऊपर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित रहता है। लय वाइगोत्स्की के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? तो अक्रम के अनुसार इस वाचन को हम क्या कहेंगे बताएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वाचन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? व्यक्तिगत वाचन कहेंगे, ठीक है। यानी अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित रहता है, यानी अपने आप में बात करते रहता है। तो लय वाइगोत्स्की के अनुसार अक्रम की इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत वाचन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुयामी बुद्धि सिद्धांत का क्या सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। बहुयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन ए है, ठीक है। अभिकथन ए है दिया हुआ, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से परिवृत्त है एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण आर है इसका, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो देखिए, बच्चों की भाषा के सीखने के लिए आनुवांशिकता की और पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भूमिका नहीं होती है, तो ये तो कथन गलत हो गया आपका। फिर दूसरा इसका कारण आ रहा है कि भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, तो भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का विकास नहीं है,
ठीक है। ये बच्चे जो है ना आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से भाषा सीखते हैं, तो ये भी कथन आपका गलत है। तो दोनों कथन क्या है, ए और आर दोनों कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने प्रश्न की वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं करना, या क्या है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के लिए क्या है, यह संभावित जोखिम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच। ठीक है, कोई बच्चे यदि वह वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है, तो शिक्षक जो है उसके अधिगम विकास के संदर्भ में उसकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच करता है और उसके लिए वह कम अपेक्षाएं करता है, तो यह क्या है, विकास के संदर्भ में यह जोखिम भरा बात है। ठीक है, तो यह कौन क्या है आपका, तो अधिगम विकास के संदर्भ में संभावित जोखिम कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन एक यही आपका राइट आंसर रहेगा अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो विद्यालय द्वारा यह किया गया काम क्या दर्शाएगा, बताइए। तो जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, कि सिर्फ डांस और नृत्य में यानी नृत्य और संगीत में सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती है। इसका मतलब क्या है कि विद्यालय क्या दर्शाता है, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? ठीक है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों के बारीकी से अवलोकन करती है। ठीक है, और उनके द्वारा काम किए गए कामों को क्या एक डायरी में लिखती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? शिक्षक द्वारा इस तरह का किया गया मूल्यांकन क्या कहलाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं समग्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि आकलन का उद्देश्य क्या है? तो आकलन का उद्देश्य होता है आपका अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, यह अधिगम पर आकलन का क्या है, उद्देश्य होता है। ठीक है, यह क्या है आपका अधिगम पर आकलन का उद्देश्य होता है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। यही है आपका अधिगम पर आकलन का उद्देश्य। ठीक है, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग करनी चाहिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। ठीक है, शिक्षा कैसी होना चाहिए, लचीलेपन होना चाहिए। ठीक है, तो लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यही राइट आंसर हो जाएगा लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ठीक है। ADHD वाला बच्चा जो है ना, आसानी से विचलित होने की वाला क्या है, प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे की अवधान की कमी होती है, ठीक है, वह जल्दी ही विचलित हो जाती है। तो इस तरह की विशेषता क्या दर्शाती है, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ADHD, अति सक्रियता व्यतिक्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको अपना स्वेच्छा से, यानी उसको अपने से पढ़ने के लिए एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, ठीक है। यानी स्वयं से उसको पढ़े देना, ठीक है, पढ़ देना चाहिए, ठीक है, पढ़ना देना चाहिए। उसके बाद उसको उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को लिए। तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन कहता है कि रमन जो है, क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, ठीक है, तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने में क्या होती है, उसको पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए रमन के लिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑप्शन जो है आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रमन को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, और उसको कार्य करने में दिक्कत हो रही है, ब्लैक बोर्ड पढ़ने और कार्य करने में दिक्कत हो रही है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता, ठीक है, जो पढ़ने में सक्षम न हो, ठीक है, वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सा युक्ति का आप उपयोग करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ठीक है, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, कथन 1 है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, ये तो सही कथन है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना, ये भी कथन सही है। तो आपका कथन 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि अभिकथन ए है दिया हुआ, अहमद प्रभावशाली समस्या को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। अब इस कथन जो है इसका कारण आर दिया है आपके सामने। आर कहता है, इसका कारण आर है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो
वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। ठीक है, इसका कौन सा कथन आपका सही है और कौन आपका गलत है, और कौन कथन ए की व्याख्या कर रहा है और कौन कथन आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, प्रश्न कहता है कि अहमद प्रभावशाली समस्या को समाधान करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों के समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। तो ये तो कथन सही है। कारण इसका था कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उन्हें संबंध बनाए। बच्चे को करके सीखने देने के लिए मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। एनईपी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संरचनावादी और व्यवहारवादी। ठीक है, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह संरचनावादी उपागम शिक्षा शास्त्रीय की बदलाव के लिए क्या है, संरचनावादी और व्यवहारवादी शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी और व्यवहारवादी। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है आपका संरचनावादी उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय किस उपागम के लिए, तो संरचनावादी उपागम से आपका व्यवहारवादी उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। कौन, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आपका ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी व्यवहारवादी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि इनमें कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। इनमें कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, तो विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। ये आपका तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्ट देता है, यह क्या दर्शाता है। तो आंतरिक प्रेरणा दर्शाता है। ठीक है, मीरा जो है अपने से क्या है गिटार बजाने का अभ्यास कर रही है, तो उसके द्वारा यह किया गया काम क्या दर्शाता है, आंतरिक प्रेरणा दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। तो यह आपका तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। ठीक है, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाला अध्यापक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। ठीक है, तदानुभूति रखने वाले एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। ठीक है, त्रुटियां जो है अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। दिया हुआ है कथन संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। इसमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए राइट आंसर। तो देखिए आपका जो है ना अधिगम को प्रभावित करने वाला ये सभी संवेग भी है, सांस्कृतिक संदर्भ भी है, परिपक्वता है और रुचि, ये चारों जो है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन जो है आपका
कथन 1, 2, 3, 4 आपका सभी आपका क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड राइट आंसर होगा, कथन 1, 2, 3 और 4। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है आपका संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। ये सभी क्या है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कथन 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। तो जो 1, 2, 3, 4 यह कथन आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद की विशेषता नहीं है तो सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित नहीं होती है, ठीक है। तो यही आपका विशेषता नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका लास्ट प्रश्न है सीडीपी का। प्रश्न है कि कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, ठीक है। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर देगा। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 2021 में सीडीपी से सीटेट पेपर 1 का सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था 2021 में, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों कुछ नहीं, आपको सिर्फ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। कुछ नहीं है, यही सब एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। इसी में से क्वेश्चन को निचोड़ कर बनाया जाता है नया क्वेश्चन। कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है। यही सब क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से ही उसमें से एक एक शब्द को चुन करके नया वर्ड बना दिया जाता है, नया क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने। लेकिन सारा क्वेश्चन में जो है ना, बेसिक जो है आपका कॉन्सेप्ट यही होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी सीटेट की एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न को लगा लेना है, पढ़ते रहना है कंटिन्यू। आप निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन में पकड़ हो जाएगी। क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है सारी जानकारी भी हो जाएगी और आप आराम से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सभी प्रश्न लेकर आते रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।